ममता बनर्जी एक तरफ बीजेपी की दिन रात बढ़ रही लोकप्रियता से सहमी हुई हैं, अब ममता बनर्जी को सौरभ गांगुली का डर सताने लगा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने अभी तक राजनीति में आने की कोई घोषणा नहीं की है और न ही उन्होंने ऐसी कोई दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन उनका डर टीएमसी को सताने लगा है और इसी वजह से टीएमसी ने सौरभ गांगुली पर अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। टीएमसी के नेता सौगत राय ने कहा कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राजनीति में आने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें उनके इस फैसले से काफी निराशा होगी। उन्होंने कहा कि सौरभ गांगुली के राजनीति में आने से वे तो बिल्कुल ही खुश नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो पूरे बंगाल के एक आइकन हैं और एकमात्र ऐसे बंगाली क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारतीय टीम का नेतृत्व करने का मौका पाया। साथ ही याद दिलाया कि टीवी शो की वजह से ही यहाँ वे खासे लोकप्रिय हैं। आईआईएम कोलकाता के प्रोफेसर सौगत राय ने कहा कि सौरभ गांगुली का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और उन्हें राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सौरभ गांगुली न तो इस देश की समस्याओं को समझते हैं और न ही इस देश के गरीबों के बारे में कुछ जानते हैं। 1977 में लोकसभा चुनाव जीतकर चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री बने सौगत राय ने कहा, सौरभ गांगुली को गरीबी और मजदूरी की समस्याओं को लेकर कोई अनुभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में सौरभ गांगुली के भविष्य, खासकर राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मनमोहन सिंह की यूपीए 2 में मंत्री रहे सौगत राय कहते हैं, बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में कोई चेहरा नहीं ढूंढ पा रही है, इसलिए ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सौगत राय को ममता बनर्जी के बुद्धिजीवी सलाहकारों में से एक माना जाता है। वे अलीपुर, बनगांव और ठाकुरिया विधानसभा क्षेत्रों में 5 बार विधायक रह चुके हैं और 4 बार सांसद। शारदा स्कैम में भी उनका नाम आ चुका है, जिसमें कई तृणमूल सांसदों का कच्चा चिट्ठा खुला था। ऐसे में उसके बयान से राज्य में गांगुली के राजनीतिक मैदान में उतरने की चर्चाएं फिर से चल पड़ी हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी में बगावतों से जूझ रही हैं। कूच बिहार के विधायक मिहिर गोस्वामी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नियंत्रण में है ही नहीं। उन्होंने कहा था कि लगता है कि पार्टी को ममता बनर्जी ने ठेके पर दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी का परिवार ईस्ट मिदनापुर के अलावा वेस्ट मिदनापुर, बांकुरा, पुरुलिया, झारग्राम और बीरभूमि के 35 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव रखता है। बंगाल में एक तरह से ममता बनर्जी की सियासी जमीन खिसकती जा रही है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं के बागी बोल। टीएमसी के बहुत सारे नेता उनके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से नाराज हैं। माना जा रहा है कि ये नाराजगी ममता बनर्जी को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ममता बनर्जी प्रशांत किशोर को नहीं छोड़ सकती और उनकी पार्टी के नेता पीके को अपना नहीं सकते। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिवसेना के प्रतापी विधायक प्रताप सरनाइक और उनके बेटे को जब पूछताछ के लिए बुलाया तो शिवसेना के बड़े नेताओं के फोन की घंटियां बजने लगी। आनन फानन में रास्ता खोजा गया कि कैसे सरनाइक और उसके बेटे पूर्वेश सरनाइक को ईडी की गिरफ्त से बचाया जाए। इसके लिए शिवसेना के मैनेजर्स को सबसे बेहतर ये लगा कि क्यों न सरनाइक और उसके बेटे को क्वारंटीन कर दिया जाए और तत्काल प्रताप सरनाइक और उनके बेटे को होम क्वारंटीन किया जाए। तर्क ये दिया गया कि प्रताप सरनाइक गोवा से लौटे हैं और नियमों के हिसाब से उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। कोरोना की आड़ लेकर प्रताप सरनाइक कुछ दिनों के लिए ईडी की गिरफ्त से बच गए, लेकिन 175 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रताप सरनाइक के आने वाले दिन अच्छे नहीं होने वाले। प्रताप सरनाइक को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो सरनाइक ने कहा कि फिलहाल क्वारंटीन हूँ। प्रताप सरनाइक ने ईडी से 1 सप्ताह की मोहलत मांगी है। ईडी ने मंगलवार की सुबह प्रताप सरनाइक के थाने स्थित घर पर रेड डाली थी। घंटों चली इस रेड के बाद प्रताप सरनाइक के बेटे विहांग सरनाइक को ईडी अपने साथ दक्षिण मुंबई स्थित कार्यालय पर ले गई थी, जहां पूछताछ के बाद देर रात विहांग को छोड़ दिया गया। आगे की पूछताछ के लिए ईडी ने प्रताप सरनाइक को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन प्रताप सरनाइक ने कहा कि विदेश से आने की वजह से उन्हें 1 सप्ताह तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा। इसके अलावा विहांग की पत्नी भी बीमार है, इसलिए वो पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें कि क्वारंटीन के नियमों का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे की सरकार अपने आप को बचाने के लिए पहले भी करती रही है। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए जब बिहार से आईपीएस अफसर को मुंबई भेजा गया था, तब उद्धव सरकार ने उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया ताकि वो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच न कर सकें। और अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक को फंसा देख एक बार फिर उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्वारंटीन छतरी का इस्तेमाल किया। इसीलिए क्वारंटीन के इस खेल पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी के नेता किरण सोमैया ने कहा कि अगर प्रताप सरनाइक क्वारंटीन है तो मंगलवार के दिन भी वे जिन जिन लोगों से मिले उन्हें भी क्वारंटीन किया जाना चाहिए, जिनमें सांसद संजय राउत, विधायक सुनील राउत का नाम भी शामिल है। बीएमसी को खुद इन सभी को क्वारंटीन करने की कार्रवाई करनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के दूसरे दिन ही शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक और उनके बेटे पूर्वेश सरनाइक को बांद्रा स्थित घर में क्वारंटीन कर दिया गया।
वहीं प्रताप सरनाईक के दूसरे बेटे विहांग सरनाईक की पत्नी अनीता जुपिटर हॉस्पिटल में हाइपरटेंशन की वजह से एडमिट हैं। विहांग उसके साथ हैं। प्रताप सरनाईक की पत्नी के भाई ने ईडी को चिट्ठी लिखी है जिसमें पूछताछ के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है। इस चिट्ठी में लिखा है कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक मुंबई में बाहर से आए हैं। कोरोना की गाइडलाइंस के तहत उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही विहांग की पत्नी हाइपरटेंशन की वजह से एडमिट हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक की पत्नी के भाई आज चिट्ठी लेकर ईडी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रताप सरनाईक उनके बेटे विहांग सरनाईक को पूछताछ के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। ईडी के अधिकारियों द्वारा प्रताप सरनाईक के परिजनों की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच की जा रही है। मुंबई और ठाणे समेत 10 जगहों पर रेड की गई थी। खबरों के मुताबिक ये रेड टॉप सिक्योरिटी ग्रुप और विधायक प्रताप सरनाईक के बीच हुए आर्थिक लेन देन को लेकर हुई। इस छापेमारी पर शिवसेना ने सवाल उठाए थे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि विरोधियों को परेशान करने के लिए ईडी छापेमारी कर रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था कि ईडी, आयकर और सीबीआई का इस्तेमाल बीजेपी अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए करती है। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। वक्त लगा, लेकिन आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह को नवजोत सिंह सिद्धू के सामने झुकना ही पड़ा। अब तक सिद्धू के नाम से बिदकने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह न सिर्फ सिद्धू से मिले बल्कि उनके साथ लंच भी किया। सिद्धू को लंच पर आमंत्रित करना एक तरह से पंजाब में कांग्रेस की सियासत में अमरिंदर सिंह की मात की तरह देखा जा रहा है। कैप्टन के कैबिनेट से इस्तीफा देकर घर बैठे सिद्धू ने हर मौके पर अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। लेकिन कैप्टन सिद्धू का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। हाल ही में राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली में सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर बोले। इतना ही नहीं, 1 साल बाद विधानसभा पहुंचकर भी सिद्धू ने अमरिंदर सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के चहेते सिद्धू के साथ अमरिंदर सिंह को अपने रिश्ते ठीक करने की हिदायत दी गई थी। इसी वजह से न चाहते हुए भी कैप्टन को सिद्धू को लंच पर बुलाना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने लंच पर अपनी कड़वाहट दूर की और पिछले दिनों के गिले शिकवे दूर किए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर दिया। माना जा रहा है कि सिद्धू जल्द ही पंजाब में मंत्री का पद भी संभालेंगे। वैसे विभाग को लेकर फिर पंगा हो सकता है। सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोपहर के भोजन के दौरान करीब 1 घंटे का समय साथ बिताया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने पंजाब और राष्ट्रीय राजनीति पर भी चर्चा की। सिद्धू दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री के फार्म हाउस पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट कर बताया कि दोनों ही नेताओं के बीच में काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। लंच डिप्लोमेसी के दौरान मुख्यमंत्री ने सिद्धू को पुनः कैबिनेट में आने का भी न्योता दिया। माना जा रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर सिद्धू को बिजली विभाग देना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्हें शहरी विकास विभाग जैसा भी विभाग दिया जा सकता है। ये शहरी विकास विभाग अभी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया के पास है। 2019 में जब सिद्धू ने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था तो उन्हें उससे पहले स्थानीय निकाय विभाग को लेकर बिजली विभाग ही दिया गया था। लेकिन सिद्धू ने बिजली विभाग का काफी दिनों तक कार्यभार नहीं संभाला था और बाद में अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया। इसके बाद से सिद्धू एकांतवास और राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए थे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें पुनः बिजली के साथ शहरी विकास विभाग भी देने को मान गए हैं। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि सिद्धू ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को स्वीकार किया या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर दोहराया कि शिवसेना कुछ भी कर ले, लेकिन 3 टांगों वाली जुगाड़ की सरकार चलने वाली नहीं है। फडणवीस ने कहा कि अगर ये सरकार गिरती है तो वैकल्पिक सरकार देने के लिए बीजेपी तैयार है। विधायक प्रताप सरनाईक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद चौतरफा घिरी शिवसेना पर हमला करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है कि शिवसेना सांसद संजय राउत प्रवर्तन निदेशालय को बीजेपी के 120 नेताओं की सूची भेजें। इससे पहले राउत ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय के छापों को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई कार्रवाई करार देते हुए कहा था वह ईडी को भाजपा के 120 नेताओं की सूची भेजेंगे और देखेंगे कि क्या केंद्रीय एजेंसी उन्हें जांच के लिए बुलाती है। फडणवीस ने कहा कि मैंने राउत को सूची भेजने की चुनौती दी थी, आज उन्होंने कहा कि वह सूची भेजेंगे, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र नहीं है और उनकी पार्टी ने 5 वर्षों के शासनकाल में राज्य की पहचान की रक्षा के लिए काम किया है।
उन्होंने शिवसेना पर आरोप लगाया कि जो लोग उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं उन पर वह महाराष्ट्र द्रोही होने का ठप्पा लगा देती है। फडणवीस ने कहा कि किसी के कहने मात्र से कोई महाराष्ट्र द्रोही नहीं हो जाता। जब उनके शिवसेना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तो वे उस व्यक्ति को महाराष्ट्र द्रोही कहते हैं। असल में शिवसेना कंगना रनौत, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और शिवसेना के नेता प्रताप सरनाइक के मामले में भाजपा को महाराष्ट्र द्रोही के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी जब 5 वर्षों तक सत्ता में थी तो उसने महाराष्ट्र की पहचान को बरकरार रखने के लिए काम किया। विधान परिषद के लिए आगामी स्नातक एवं शिक्षक क्षेत्र से पहले फर्जी मतदाता पंजीकरण के राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल के आरोपों के बारे में पूछने पर फडणवीस ने कहा, इसका मतलब है कि राकंपा नेता ने हार स्वीकार कर ली है। द रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सबसे करीबी दोस्त अमित चंदेल के गिरफ्तार होते ही उद्धव ठाकरे के खास विधायक प्रताप सरनाइक के हाथों के तोते उड़ गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदेल की गिरफ्तारी के बाद सरनाइक को इस बात का अंदेशा हो गया कि ईडी के हाथ कभी भी उसकी गिरेबान तक पहुंच सकते हैं, इसलिए आनन फानन में उसने अपने को क्वारंटीन कर लिया। हालांकि चंदेल की गिरफ्तारी के पहले तक सरनाइक मुंबई की सड़कों पर आराम से घूम रहा था और संजय राउत के साथ मिलकर बचने की तरकीबें लगा रहा था। ईडी ने अमित चंदेल को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। ईडी ने चंदेल के घर से कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए। सूत्र बताते हैं कि एमएमआरडी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का ठेका टॉप्स ग्रुप ने चंदेल की फर्म को दिया था। ईडी ने मंगलवार को प्रताप सरनाइक के घर, दफ्तरों और उनके कारोबारी सहयोगियों समेत 10 ठिकानों पर छापा मारा था। जब वह गोवा में थे, 175 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में छापेमारी के बाद ईडी ने सरनाइक को पूछताछ के लिए तलब किया, लेकिन गोवा से मुंबई आने वाले सरनाइक ने राज्य सरकार के नए नियम का हवाला देते हुए खुद को अपने घर में क्वारंटीन कर लिया और ईडी से पेश होने के लिए वक्त मांगा। छापे के बाद ईडी के अधिकारियों ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक के बेटे विहांग को लेकर उनके दूसरे बेटे के घर दफ्तर पहुंचे थे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने अनुरोध किया है कि उन्हें और उनके व्यवसायी बेटों को एक साथ पूछताछ के लिए बुलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बहू को हाई ब्लड प्रेशर के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपनी तमाम बातें रखने के बाद सरनाइक ने कहा कि वह 1 सप्ताह के बाद ईडी की जांच में शामिल हो पाएंगे। दरअसल मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा टॉप्स ग्रुप के पूर्व कर्मचारियों की शिकायत पर कंपनी के प्रमोटर राहुल नंदा और दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की। इसी साल 28 अक्टूबर को दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक टॉप्स ग्रुप ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एमएमआरडी को 175 करोड़ रुपए का चूना लगाया। टॉप्स ग्रुप को एमएमआरडी के ठिकानों पर सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति का ठेका मिला है। आरोप है कि नंदा के पुराने दोस्त सरनाइक ने उन्हें ये ठेका दिलाने में मदद की। ये भी शक है कि सरनाइक की कंपनीज ने टॉप्स ग्रुप के जरिए पैसे विदेश भेजे। विदेश में किए गए निवेश और मॉरिशस में स्थित ट्रस्ट के चलते भी नंदा संदेह के घेरे में हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। क्वारंटीन होने का हवाला देकर जांच एजेंसी से मोहलत मांगने वाले प्रताप सरनाइक पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने निशाना साधा। सोमैया ने सवाल किया कि क्या जिन लोगों ने सरनाइक से मुलाकात की है उन सभी को क्वारंटीन होने के लिए कहेंगे। सोमैया ने ट्वीट करते हुए सवाल किया कि सरनाइक को कोरोना से डर लग रहा है या ईडी से। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लगातार चुनावी हार से जर्जर कांग्रेस के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन इन सब से बेखबर राहुल गांधी गोवा में और प्रियंका वाड्रा शिमला में छुट्टियां मना रहे हैं। कर्मचारियों को महीनों से कांग्रेस ने वेतन नहीं दिया तो नाराज कर्मचारियों ने कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये मामला उत्तर प्रदेश कांग्रेस का है, जिसके लखनऊ स्थित कार्यालय में कर्मचारियों ने ताला लगा दिया। यूपी कांग्रेस का प्रभार प्रियंका वाड्रा के पास है। प्रियंका वाड्रा बीजेपी के हाथों से यूपी की सत्ता छीनने के नामुमकिन से लगने वाले अभियान में जुटी हैं। अब प्रियंका वाड्रा किस तरह से राजनीति कर रही हैं, इसका अंदाजा तो राज्य में हुए उपचुनावों के नतीजों से लग ही गया। लेकिन प्रियंका वाड्रा अपने कर्मचारियों का ख्याल किस तरह से रखती हैं, उसकी पोल इस तालेबंदी ने खोल दी। तालेबंदी के पीछे की वजह कर्मचारियों को कई महीनों से नहीं मिला वेतन है।
अपने ही दफ्तर के सामने बैठे कांग्रेस के कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों को जैसे ही कर्मचारियों की हड़ताल का पता चला, पार्टी का पूरा अमला जमला डैमेज कंट्रोल करने में लग गया। इस मामले पर फजीहत से बचने के लिए पार्टी ने फटाफट अपने कार्यकर्ताओं और प्रभारी को इन कर्मचारियों के पास भेजा। राजनीतिक अफरा तफरी को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। कांग्रेस के लखनऊ ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी फिलहाल अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को लेकर राजनीति होना तय है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसे ऑफिस के बिजली पानी काटे जाने के खिलाफ किया जा रहा प्रदर्शन भी बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लखनऊ ऑफिस में कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसकी वजह से ताला लगाया गया। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि ये मामला वेतन कटौती का है। मामला कुछ भी हो, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और कांग्रेस की फजीहत होगी। आखिर जो पार्टी के अपने कर्मचारियों को हर महीने वेतन न दे पाए, वो दूसरों को किस आधार पर नैतिकता के सहारे नसीहत दे सकता है? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।